पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम का विवादित बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह पर अमित शाह के बयान को लेकर बोले मरकाम। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा कह दे तो कूटे जाते, ये राजगढ़ की जनता का अपमान है, ये भी कहना है मरकाम का। दिग्विजय सिंह के समर्थन में चुनावी सभा करने आए थे मरकाम और इसी बीच उनका ये विवादित बयान सामने आया है। चाचौड़ा के पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम का विवादित बयान। दिग्विजय सिंह पर अमित शाह के बयान को लेकर बोले मरकाम, हमारे यहाँ ऐसा कह दे तो कूटे जाते हैं। ये बड़ा विवादित बयान ओमकार सिंह मरकाम की तरफ से, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये राजगढ़ की जनता का अपमान है। आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे इधर अगर इस तरह से बयान देता तो हम तो टूट जाते कि अमित शाह की इतनी बड़ी हिम्मत कि हमारे माटी में आके हमारे माटी की लाल को ऐसा बोल रहा है और हम लोग क्या खामोश बैठ जाए। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि राजा के घर में जहाँ पैदा हुआ है वहाँ आकर के इस तरह से बात बोलने वाला ऐसे को जवाब दे दो। वो राजगढ़ की जनता को बोला है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि आपके घर में आकर के वो ये बोले कि जनाजा निकाल दे। अमित शाह जी, ये घमंड का जवाब राजगढ़ की जनता देगी। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विनोद कुशवाहा। विनोद, ये क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी में? लगातार ऐसे ऐसे विवादित बयान सामने आ रहे हैं चुनाव से पहले। अब इस बयान के पीछे की क्या कहानी है? कोई तकनीकी दिक्कत की वजह से जुड़ नहीं पाए हैं, फिर से जुड़ेंगे उनसे। लेकिन देखिए, ये बड़ा विवादित बयान आया है पूर्व मंत्री मरकाम सिंह की तरफ से। देखिए, ये विवादित बयान है। लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसे विवादित बयान सामने आ रहे हैं। मैं बात कर लूं कवासी लखमा की, मैं बात कर लूं जीतू पटवारी की, लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का ये जो विवादित बयान देने का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी बीच ये बड़ा बयान अमित शाह पर हमला बोला है, और वो भी विवादित तरीके से हमला बोला है। मेरे सहयोगी सूरज तिवारी जुड़ गए हैं मेरे साथ, उनका रुख करूंगी। सूरज, लगातार कांग्रेस पार्टी के विवाद ऐसे सामने आ रहे हैं, इस पर मतलब चुनाव से पहले इस तरीके का बयान दे देना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए क्या कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, जिस तरह से ओमकार सिंह मरकाम का बयान सामने आया है कि हमारे क्षेत्र में अगर ऐसा बयान देते तो हम उनको कूट देते, कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर ऐसा उन्होंने बयान दिया है। ऐसा पलटवार इसलिए उन्होंने किया है क्योंकि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजगढ़ आए थे तो उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आशिक का जनाजा है, जरा धूम के निकलेगा। उसको कोट करते हुए कहीं ना कहीं ओमकार सिंह मरकाम ने बोला कि ये राजा के गढ़ में आकर ऐसे कैसे बयान दे सकते हैं, ये राजा का ही अपमान नहीं बल्कि पूरे राजगढ़ की जनता का अपमान है। ऐसे में उन्होंने आगे भी कहा है कि भाजपा की जमानत जब्त करवा दो और राजा को जिताओ। माटी के लाल दिग्विजय सिंह ने 100 साल तक सेवा, दिग्विजय सिंह लगातार यहां सेवा करते हुए आए हैं। उसी को लेकर बोलते बोलते ओमकार सिंह मरकाम ने ये बोल गए कि हमारे यहां अगर ऐसा बयान कोई देता तो हम उसको कूट देते। कहीं ना कहीं विवादित बयान है। निश्चित तौर पर इस बयान के बयान का खामियाजा समझ नहीं आता सूरज। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कहते हैं राजाओं महाराजाओं का अपमान कर देते हैं, वहीं यहाँ ओमकार सिंह मरकाम राजा महाराजाओं के पक्ष में बोल रहे हैं और फिर केंद्रीय गृह मंत्री पर हमला बोल देते हैं। कुछ समझ नहीं आता कांग्रेस पार्टी का। और इसी पर अब मेरे सहयोगी विनोद कुशवाहा भी फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे साथ। विनोद, क्या कुछ पर्दे के पीछे की कहानी है? इस बयान के मायने क्या है? जी, ये राजगढ़ में अमित शाह कुछ दिन पहले आए थे तो उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आसिफ का जनाजा जरा झूम के निकले वाले बयान पर ये पूर्व मंत्री उन्होंने पलटवार किया है कि हमारे यहाँ उनकी हिम्मत कैसे हुई अमित जी की, हमारे यहाँ होते तो कूटे जाते। क्या है कि अभी जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, वहां पर अक्सर बयानों को देखा जाता है, तो यहाँ पर अक्सर ये पलटवार होते देखे जाते हैं। वहीं पूर्व मंत्री ने भी यही कहा है कि दिग्विजय सिंह जी के ऊपर जो बयान दिया उन्होंने कैसे दिया, इनकी हिम्मत कैसे हुई। हम तो दिग्विजय सिंह को मानते हैं कि वो इतने शांत हैं और अभी स्वाब में। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि भाजपा वाले अर्थी निकालना चाहते हैं, आखिर क्यों निकालना चाहते हैं? जी, तो विनोद, क्या लगता है अब ये बयान भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुद्दा बनकर उभरेगा? जी, जो बयान दिया है वो जरूर भाजपा के जो नेता हैं उनके लिए एक मुद्दा निकलेगा।
क्योंकि जो मरकाम है पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने ये जो बयान दिया अभी ठीक है विनोद, ठीक है विनोद, मेरे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के नेता वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, इस तरीके का बयान सामने आया है, ओमकार सिंह मरकाम पूर्व मंत्री, उन्होंने अमित शाह पर खुलेआम हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा कह दे तो कूटे जाते हैं। क्या आप भारतीय जनता पार्टी का इस पर प्रतिक्रिया रहने वाली है? देखिए, ये निहायत बदतमीजी का बयान है और मुझे लग रहा है कि भाई यदि आप हार रहे हो, जनता आपको पसंद नहीं कर रही है, तो आप देश के गृह मंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जी। जबकि देखिए, अमित शाह जी ने तो एक शेर पढ़ा था। सब जानते हैं कि शेरो शायरी बहुत प्रसिद्ध शेर है। वो कोई उन्होंने निजी रूप से किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी नहीं करी थी। तो मुझे लगता है, और दूसरी चीज देखिए, अमित शाह जी दिग्विजय सिंह के लिए बोलते हैं, दिग्विजय सिंह ने अगले दिन उनको जवाब भी दिया है। उनका अपना एक स्तर है, वो आप जानते हैं आपस में एक दूसरे के लिए क्या कहना, दोनों वरिष्ठ नेता हैं। पर ओमकार सिंह मरकाम का इस प्रकार से घटिया स्तर पर जाकर बोलना, ये वाकई में बहुत दुर्भाग्यजनक है, निंदनीय है। और अभी चूंकि चुनाव चल रहे हैं जी, चुनाव के दौरान तो इसका जवाब जनता देगी उनको। जी हितेश जी, चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में बयानबाजी तो देखने को मिलती है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से देखा जा रहा है कि लगातार विवादित बयान आ रहे हैं, सेल्फ गोल ही करती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। और ऐसे में क्या इस तरीके का बयान शोभा देता है कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल नहीं है। इससे ये चरित्र पता लगता है कि कांग्रेस किस स्तर पर, आप सोचिए यदि देश के गृह मंत्री के लिए एक प्रत्याशी इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहा है तो वहाँ की जनता के साथ वो क्या करेगा। और मेरे ख्याल से वो तो विधायक भी हैं, तो आप सोचिएगा अपनी विधानसभा में वो किस प्रकार बातचीत करते होंगे आम लोगों से। तो ये उनकी भाषा शैली उनके चरित्र को बताती है, जो बहुत निकृष्ट है और दुखद है। फिर मैं कह रहा हूँ, चुनाव चल रहा है, इसीलिए हम लोग बहुत कुछ नहीं चाहते इस पर बोलना। यदि चुनाव नहीं होता तो हम उनको करारा जवाब देते, ठीक है हितेश जी, बहुत याद दिला देते, जिसको बोलते हैं ना गाँव में। जी हितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। बड़ी खबर मिल रही है, देखिए आज से मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग का विशेष अभियान शुरू होने जा रहा है। तीसरे चौथे चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की एक कवायद है। चलो बूथ की ओर अभियान शुरू करेगा चुनाव आयोग और 20,000 से ज्यादा बूथों पर चलाया जाएगा अभियान। खेल प्रतियोगिता, मानव श्रृंखला, मैन टू मैन मार्किंग की जाएगी इस अभियान के तहत। तो मध्य प्रदेश में ये चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। 2 चरणों में मतदान हो चुका है और देखा कि मध्य प्रदेश में जो है दोनों ही चरणों में वोटिंग प्रतिशत गिर गए। ऐसे में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बन जाती है, खैर जिम्मेदारी तो बनती है आपकी और हमारी भी, कि हम वोटिंग प्रतिशत को गिरने ना दें बल्कि बढ़ाएं, 2019 के मुकाबले बढ़ाएं, लेकिन लगातार गिरता जा रहा है और इसी सिलसिले में ऐसे अभियान की बेहद जरूरत थी। और अब तीसरे चौथे चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की ये कवायद है। चलो बूथ की ओर अभियान शुरू करेगा चुनाव आयोग। अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, चलो बूथ की ओर अभियान, क्या कुछ जानकारी है इस पर आपके पास? जी देखें अंजलि, जिस तरह पहले 2 चरणों में मतदान कम हुआ था, मध्य प्रदेश में 4 चरण में लोकसभा चुनाव होना है। 2 चरण में, पहले चरण में जो मतदान कम हुआ 8% और दूसरे चरण में बढ़कर 9% 2019 के मुकाबले कम हुआ। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अब लगातार अभियान चला रहा है। सबसे पहले चुनाव आयोग आज 1 मई है और 1 मई को चुनाव आयोग का जो अभियान है चलो बूथ की ओर चलाएगा अभियान। लेकिन चलो बूथ की ओर अभियान के साथ चुनाव आयोग जगह जगह पर पोस्टर बैनर भी लगा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, राजधानी भोपाल के जो पब्लिक प्लेस हैं, बस स्टॉप हो या अलग अलग जगह पे हो, जहां पर पोस्टर बैनर लगाकर मतदान करो, लकी ड्रा में भाग लो जैसी चीजें भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग चला रहा है। लोगों से चुनाव आयोग के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजा ने लगातार अपील कर रहे हैं कि बूथ तक जाएं, घरों से निकलें और बूथ तक जाकर वोट डालें। इसीलिए लकी ड्रा जैसे बड़ी चीजों का आयोजन भी किया गया है ताकि लोग इसमें भाग लेने के लिए कम से कम तो जाएं और वोट डालें। जिस तरह से निर्वाचन आयोग का लगातार प्रचार प्रसार तो किया, लेकिन अचानक वोट प्रतिशत
प्रतिशत में गिरावट देखी गई, उसको लेकर आज यानी 1 मई को लगभग 20,000 बूथों पर जिसमें वोटिंग होनी है 7 मई को, वहां पर अभियान चलाया जाएगा। देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार निर्वाचन आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से इस तरीके के क्रिएटिव अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि जनता जागरूक हो और मतदान करे। और विस्तार न्यूज की भी अपील है कि मतदान जरूर कीजिएगा। देखिए आज 1 मई है, आज मजदूर दिवस है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में खास तैयारियां चल रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी इसे अपने अपने तरीके से मना रही है। थोड़ी देर बाद सीएम विष्णुदेव साय मजदूरों का सम्मान करने वाले हैं, तो कांग्रेस आज बोरी बासी दिवस के रूप में मनाएगी। कांग्रेस के तमाम नेता बोरी बासी खाकर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालेंगे। ऐसा पीसीसी के निर्देश पर कांग्रेस के नेता करने वाले हैं। तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मजदूर दिवस को खास तरीके से मनाने वाली है। कामगारों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें शिरकत करेंगे सीएम, और श्रमिक दिवस के अवसर पर आयोजित है ये कार्यक्रम। रायपुर में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मजदूरों के सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऐसे में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो देखिए आज जो है मजदूर दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, और इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कामगारों को सम्मान देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी खोमन साहू। खोमन, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मजदूर दिवस को जोरों शोरों से मनाया जाना है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट्स है उस पर? देखिए अंजलि, जिस तरीके से श्रमिक दिवस को चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, जिस तरीके से मनाने की एक तरीके से होड़ मच गई। अगर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात की जाए तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज श्रमिकों का सम्मान करते हुए नजर आएंगे। उसका कार्यक्रम मैं बता दूं तो ये मेरे पीछे पोस्टर आप देख पाएंगे इस तरीके से, जो श्रमिक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री आज शामिल होंगे और इसी जगह पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्रमिकों के साथ बैठकर खाना खाते हुए नजर आएंगे। एक बड़ा सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। पुराना राजीव भवन है, पुराना कांग्रेस भवन है, उसके ठीक सामने गांधी मैदान है, वहाँ एक कार्यक्रम रखा गया है। जब कार्यक्रम समाप्त होगा उसके बाद श्रमिकों के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहीं पर बैठ के वो खाना खाने वाले हैं। अगर दूसरी ओर बात करूं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आज बोरेबासी खाने वाले हैं। बोरेबासी वही है जो रात का बचा हुआ खाना को जो रात में ही भिगाकर सुबह खाया जाता है, और ये ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में श्रमिक जो ये खाना खाते हैं अंजलि, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। इसके पीछे का कारण आपको बताता हूँ, क्योंकि 63 लाख से ज्यादा श्रमिक छत्तीसगढ़ में पंजीकृत हैं। लोकसभा का चुनाव सर पर है, 7 मई को छत्तीसगढ़ में वोटिंग होने वाली है। ऐसे में कैसे इस वर्ग को साधा जाए, यही कारण है बीजेपी कांग्रेस इनको साधने में लगी है। और यही कारण है कि जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तब श्रमिक दिवस को बोरेबासी सियासत कुछ भी हो, लेकिन सामने तो यही है कि श्रमेव जयते और बोरेबासी दिवस ये मजदूरों के लिए सम्मान है, ये अनोखी पहल है। अब बने रहिए मेरे साथ। अगली खबर भी रायपुर से ही है। रायपुर में कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर विवाद हुआ। राजीव भवन में कांग्रेस संचार विभाग में राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ ये विवाद हुआ है, जिसके बाद राधिका खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर नाराजगी जाहिर की है। राधिका खेड़ा ने लिखा कि कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है। पुरुषवादी मानसिकता के ग्रसित लोग आज भी बेटियों को पैरों तले कुचलना चाह रहे हैं। बताया जा रहा है कि राधिका खेड़ा ने विवाद के बाद प्रदेश संगठन महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू से शिकायत की, लेकिन आश्वासन नहीं मिलने से राधिका खेड़ा नाराज हैं और वो इस विवाद को लेकर अब आलाकमान का रुख करेंगी, आलाकमान से शिकायत करेंगी। एक बार फिर इस जानकारी के साथ मैं रुक करूंगी मेरे सहयोगी खोमन साहू का। खोमन, कांग्रेस पार्टी में जो है आंतरिक विवाद, अंतरकलह देखने को मिलती है और उसी बीच अब ये राधिका खेड़ा का मामला निकल कर आ रहा है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कुछ ये पूरा विवाद है? देखिए अंजलि, कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक नहीं चलने का कारण ये विवाद भी है। जब संचार प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला और नेशनल कोऑर्डिनेटर है राधिका खेड़ा, राजीव भवन में विवाद का मामला सामने आया है। जो जानकार सूत्र यही बता रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है उस पर कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था और यही विवाद का कारण भी बना। जिस तरीके से उन्होंने राधिका खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पुरुष मानसिकता के जो लोग हैं
छत्तीसगढ़ की कौशल्या माता की धरती पर अब महिलाएं भी सुरक्षित नहीं, आने वाले दिनों में जो है खुलासा करूंगी। तो इससे समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो है राधिका खेड़ा कहीं ना कहीं इसको लेकर बयान भी दे सकती है, लेकिन इसकी शिकायत भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो महामंत्री है मलकीत सिंह गेंदू उससे की। अब समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की मुसीबत और खासकर और खबर ये भी है कोमन की राधिका खेड़ा शिकायत करने वाली है आला कमान से इस पूरे विवाद को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, तो कैसे ना बात करें गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की। लोकसभा के तीसरे चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ के 7 सीटों में 7 मई को होगा। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस जोर शोर से तैयारी कर रही है। आज केंद्रीय गृह मंत्री 1 मई को कोरबा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कोरबा लोकसभा सीट से बीजेपी ने सरोज पांडे को टिकट दिया है। देखिए, ये पूरी रिपोर्ट हमने तैयार की है इस पर। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 मई को कोरबा आ रहे हैं। यहाँ कटघोरा चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनका कार्यक्रम कटघोरा के मेला ग्राउंड में है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही अमित शाह ने बेमेतरा में चुनावी सभा को संबोधित किया था। इससे पहले अमित शाह कांकेर खैरागढ़ में चुनाव सभा कर चुके हैं। वहीं अब तीसरे चरण के चुनाव के लिए कोरबा में उनकी सभा है। इस सीट की तासीर की बात करें तो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी को अब तक मौका मिलता रहा है। इस सियासी परंपरा की शुरुआत परिसीमन के बाद पहले चुनाव से ही शुरू हुई। इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी से महिला प्रत्याशी के रूप में आमने सामने हैं और मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। कांग्रेस से ज्योत्सना महंत और बीजेपी से सरोज पांडे आमने सामने हैं। कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले अकेले पाली तानाखार विधानसभा में 68,000 की लीड ज्योत्सना महंत को मिली और उनकी जीत की राह सुनिश्चित हुई। इस बार परिस्थितियां कुछ अलग हैं। 8 में से 6 पर बीजेपी और 1 में कांग्रेस और 1 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में इस लोकसभा की तासीर और परंपरा इस बार भी कायम रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोरबा लोकसभा का जातिगत समीकरण, यहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग के सबसे ज्यादा 44.5% मतदाता है। वहीं अनुसूचित जनजाति के 9.2% और मुस्लिम वोटर्स 3.5%। कोरबा लोकसभा का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। इस लोकसभा की स्थापना परिसीमन के दौरान 2008 में हुई थी और इस सीट पर 2009 में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए। इस बार चौथी बार लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी ने यहाँ पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अब देखना होगा कि कौन किस पर हावी होता है और कौन लोकसभा के चरण में विजयी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।